गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको प्रेसिडेंट्स की पावर के बारे में बताया था। ओके कि प्रेसिडेंट को कैसे उसकी पोस्ट से हटाया जाता है, क्या क्या उसकी पावर्स होती हैं, उसके राइट्स होती हैं। ओके जिसके हमने उसकी मिलिट्री पावर्स पढ़ी थी। ओके अब हम पढ़ेंगे उसकी जुडिशियल पावर। जुडिशियल का मतलब जुडिशरी से होता है। ओके लॉ बनाना। ओके उसके अकॉर्डिंग, सॉरी नॉट मेकिंग लॉ बट लॉ के अकॉर्डिंग ओके लोगों को जो पनिश करती है वो जुडिशरी होती है हमारी। ओके तो जुडिशियल पावर क्या क्या है हमारे प्रेसिडेंट के अंदर। दो द प्रेसिडेंट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव। ओके एग्जीक्यूटिव वो होती है जो लॉ बनाती है। तो क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हमारा इंडिया की यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड माना जाता है। ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। उसको इंडियन पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी कहा गया है प्रेसिडेंट को। ओके अब इससे रिगार्डिंग उसमें क्या क्या जुडिशियल पावर है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। द प्रेसिडेंट एन्जॉय सेवरल पावर इन कॉन्टेक्स्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। ओके वो काफ़ी सारी पावर इन्जॉय करता है इससे रिगार्डिंग। ही कॉल्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिक्लेयर इट्स कंक्लूजन। वो पार्लियामेंट का सेशन बुलाने का काम, जो मीटिंग होती है, सभा होती है पार्लियामेंट में, ओके उसको बुलाने का काम और प्लस उसका फाइनली क्या रिजल्ट रहा है, कंक्लूजन रहा है, वो डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट का होता है। ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म। वो चाहे तो लोकसभा को, ठीक है ना, 5 साल पूरा होने से पहले पहले भी भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है अगर वो उसका जो वर्किंग है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व फॉर 9 टाइम्स अप टिल नाउ। आज से पहले लोकसभा 9 बार 5 साल से पहले भंग कर दी गई है। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, द प्रेसिडेंट गिव स्पीच इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउस। जो प्रेसिडेंट होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस की जॉइंट मीटिंग में सबसे पहले स्पीच देने का काम करता है। ऑन अदर ओकेजन ऑल्सो ही परफॉर्म्स द वर्क ऑफ एड्रेसिंग द पार्लियामेंट और गिविंग स्पीच इन इट्स मीटिंग। और भी काफ़ी सारे ऐसे मौके होते हैं, ओकेजन होते हैं जब वो स्पीच को क्या करता है, वो स्पीच देता है, मीटिंग्स को एड्रेस करता है। कॉमन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर थ्रू द प्रेसिडेंट स्पीच। गवर्नमेंट की जो कुछ कॉमन पॉलिसीज़ हैं, क्या उन्होंने प्लानिंग वगैरह की है, वो प्रेसिडेंट की स्पीच के थ्रू ही डिक्लेयर की जाती है। अब देखिए सेकेंड उसकी पावर है पावर टू नॉमिनेट द मेंबर्स। मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करने की पावर भी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास में होती है। हु हैज़ बीन एक्सपर्ट एंड सर्व्ड इन एनी फील्ड। जो एक्सपर्ट है किसी न किसी फील्ड के अंदर, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स, इनके अंदर। ही नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स इन द लोकसभा। और तो लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियन मेंबर भी नॉमिनेट करता है, अपॉइंट करता है। पावर टू रिजेक्ट अ मोशन। एवरी मोशन पास बाय द पार्लियामेंट बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट में जो भी कोई मोशन पास होता है उसके ऊपर पहले प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट का मतलब उसका एग्रीमेंट ज़रूरी है, तब जाके वो लॉ बनता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट अ मोशन एज़ पर हिज डिस्क्रिशन। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। ही मे रिटर्न अ नॉर्मल बिल अलॉन्ग विथ सम एडवाइस फॉर रिकन्सिडरेशन इन द पार्लियामेंट। चाहे तो वो उसको वापस रिटर्न कर सकता है अपनी एडवाइजेस के साथ में कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए। बट इफ़ द बिल इज़ पास्ड विथ और विदाउट अमेंडमेंट फॉर द सेकेंड टाइम देन द प्रेसिडेंट इज़ फोर्स टू एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर उसकी एडवाइस माने बिना सेकेंड टाइम बिल को पास कर दिया जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को मजबूरन इसके ऊपर साइन करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में फर्स्ट टाइम वो वापस भिजवा सकता है उसको अपनी एडवाइजेस के साथ, लेकिन सेकंड टाइम नहीं। सेकंड टाइम, ठीक है ना, जैसा वो पास हुआ है वैसे कि वैसे उसके ऊपर साइन करनी पड़ेंगी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था प्रेसिडेंट को पावर तो दी गई है बट सिर्फ नाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पावर टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट सेशन इज़ नॉट इन प्रोग्रेस। अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है तो उसके पास में पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस पास कर दे। These ordinances are valid for 6 months after the start of the parliament session.
और ये पार्लियामेंट के सेशन के शुरू होने के बाद में 6 मंथ तक वैलिड रहते हैं। बट इफ़ द पार्लियामेंट विशेज दीज ऑर्डिनेंस कैन बी अबॉलिश इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टैनर। बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनको 6 महीने से पहले भी हटा सकती है। उसके बाद में फाइनेंशियल पावर, मनी से रिगार्डिंग क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास में। द प्रेसिडेंट हैज़ सेवरल इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पावर्स। ओके, फर्स्ट है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, कब होता है 1 अप्रैल से। ओके, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। तो जब भी ये शुरू होता है, ठीक है ना, एवरी 1 अप्रैल द प्रेसिडेंट कॉसेस टू प्लेस द अकाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन फ्रंट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो दोनों हाउस के सामने ये बताए कि जो पिछले पूरा साल निकला है उसकी क्या इनकम रही है, क्या बजट रहा है, क्या एक्सपेंडिचर खर्चे रहे हैं। विदाउट हिज कॉन्सेंट फाइनेंस बिल्स एंड डिमांड फॉर ग्रांटेड कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। उसके एग्रीमेंट के बिना फाइनेंस बिल्स ओके और ग्रांट मतलब मनी की जो डिमांड की जाती है वो आगे लोकसभा के अंदर नहीं भेजी जा सकती, पहले उसका एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। ओके, क्या क्या उसकी जुडिशियल पावर है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी। ये हम पहले ही पढ़ चुके कि हमारे यहाँ जुडिशरी बिल्कुल फ्रीडम है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि वो न्याय करने की। ड्यू टू दिस द प्रेसिडेंट डजन हैव द पावर ऑफ डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन जुडिशियल मैटर। इसलिए प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली जुडिशरी के मैटर के अंदर इंटरफेरेंस करे। बट स्टिल ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद सर्टन इसेंशियल पावर्स। बट तब भी उसको कुछ मेन पावर्स दी गई है। फर्स्ट है ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट्स कॉन्सेंट इज़ मैंडेटरी फॉर इम्प्लीशन ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट का एग्रीमेंट ज़रूरी है किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, रिलेटेड टू वर्किंग सिस्टम ऑफ द जुडिशरी, जो ओके फॉर्म बाय द सुप्रीम कोर्ट। अंडर हिज जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू ग्रांट पार्डन्स, ओके, रेस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट टू ऑफेंडर। प्रेसिडेंट के पास में ये भी पावर है कि चाहे तो किसी की पनिशमेंट को पास भी कर सकता है। ओके, एमरजेंसी पावर, डिक्लेरेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल यूज़। एमरजेंसी मतलब जब कंट्री के अंदर एमरजेंसी लागू होती है, जैसे कि जब कभी अगर वॉर की कंडीशन आ जाए, ओके, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए या किसी भी तरीके की कोई कंडीशन हो, ओके, तब कंट्री के अंदर किसी स्टेट का रूल नहीं होता। ओके, कंट्री का जो पूरा गवर्नमेंट है, जो पूरा रूल है, जो पावर है, वो सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में चली जाती है। ओके, तो वो एमरजेंसी सिचुएशन होती है जब कोई मुसीबत आ जाए कंट्री के ऊपर। तो उससे रिगार्डिंग क्या क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में जनरली आता है। इन ऑर्डर टू फेस द सिचुएशन ऑफ एन एमरजेंसी, In order to face the situation of an emergency, the Constitution has provided several exclusive power to the President. क्या कह रहा है कि एमरजेंसी से रिगार्डिंग काफ़ी सारी पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ एमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बिलो। अब क्या क्या है देखिए। एमरजेंसी लॉ एसोसिएटेड विद द कंडीशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इन्वेशन और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर वॉर की कंडीशन हो जाए, एक्सटर्नल ओके, इन्वेशन का मतलब होता है अटैक, अगर बाहर की जो कोई कंट्री है वो अगर हमारी कंट्री के ऊपर कोई अटैक कर दे, या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कंट्री के अंदर ही अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए, ओके, लड़ाई झगड़े की, तो उस सिचुएशन में जो एमरजेंसी कंट्री पे लागू होती है, ओके, उसका डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ही करता है। इन द बिगिनिंग सेक्शन 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन नंबर 352 में ये दिया हुआ है कि इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कंट्री के अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, ओके, इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ड्यू टू वॉर की वजह से या एक्सटर्नल इन्वेजन की वजह से या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, सो ही कुड इम्पोज एन एमरजेंसी इन एनी सच कंडीशन। ओके, तो वो किसी भी कंडीशन में एमरजेंसी सिचुएशन लागू कर सकता है, और दैर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन द फ्यूचर, या उसको लगे कि फ्यूचर में ऐसी किसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी है। विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पार्लियामेंट दिस डिक्लेरेशन यूज टू रिमेन वैलिड फॉर 2 मंथ। ओके, अगर पार्लियामेंट का इसके ऊपर अग्रीमेंट नहीं है तो ये 2 महीने तक वैलिड रहती है। ओके, ये जो एमरजेंसी सिचुएशन है, और अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर अग्री हो जाती है,
द गवर्नमेंट कुड कंटिन्यू ओके टू इम्प्लीमेंट दिस डिक्लेरेशन एज पर हिज डिस्क्रिशन। ओके, तो वो जो एमरजेंसी सिचुएशन है वो आगे कंटिन्यू रहता है। आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द अरेंजमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज डिस्क्राइब बिलो। जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए इससे रिगार्डिंग, वो क्या हुआ है आगे देखिए। फर्स्टली नाउ दिस टाइप ऑफ एमरजेंसी कैन बी इम्पोज ओनली एट द टाइम ऑफ फियर ऑफ वॉर। पहली बात तो कि ये एमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ अगर वॉर की कंडीशन है, ओके, या उसका डर है कि हो सकता है, ओके, एक्सटर्नल इन्वेशन है, बाहर की कोई कंट्री अटैक कर रही है, और आर्म्ड रिवॉल्ट मतलब कोई, ठीक है ना, वेपन्स को यूज़ में लेके कोई लड़ाई झगड़ा छिड़ रखा है, तो इस सिचुएशन में एमरजेंसी लागू की जाएगी। एमरजेंसी कान बी इम्पोज ओनली इन द नेम ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। सिर्फ कंट्री के अंदर कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कभी भी इमरजेंसी लागू नहीं की जाती है। सेकेंड है, अंडर सेक्शन 352 द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एन एमरजेंसी ओनली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिव अ रिटन एडवाइस। सेकेंड है, सेक्शन 352 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है अगर, ओके, ओनली इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिव अ रिटन एडवाइस टू द प्रेसिडेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उसको कोई लिखित में, रिटन में कोई एडवाइस दे प्रेसिडेंट को इस रिगार्डिंग, तभी वो एमरजेंसी सिचुएशन, ओके, इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे भी उसकी पावर सच में किसने एंजॉय की है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने। अगर वो रिटर्न में उसको एडवाइस देगी तब जाके वो ये, ओके, अप्लाई करेगा। थर्ड है, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी इट्स अप्रूवल फ्रॉम स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज इन अ सेपरेट वे एंड a 2/3 majority of the member present and participating in election is mandatory and to continue it approval will be required for every 6 months। कि अगर वो डिक्लेयर भी करता है प्रेसिडेंट, तो इसके लिए, ओके, हमारी पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, उनके मेंबर्स की मेजॉरिटी, ठीक है ना, उनका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, ओके, तब जाके वो लागू होगी। और हर 6 महीने के बाद में, हर 6 मंथ के बाद में ये ओके, बार बार ये एग्रीमेंट ज़रूरी होगा। अगर 6 मंथ हो गए हैं, ओके, उन्होंने अप्रूव कर दिया, उसके बाद में 6 मंथ के बाद में वापस फिर उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रेडी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, एग्री हो जाते हैं, तब जाके ये वापस आगे कंटिन्यू होगी। फोर्थ है, द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी कैन बी एंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन। और उसको एंड करने के लिए भी लोकसभा के मेंबर्स की मेजॉरिटी ज़रूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये सारी हो गई पावर्स, ओके। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट। अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब है कि वहाँ का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तब एमरजेंसी कैसे डिक्लेयर की जाती है। ओके, आपको पता है कि हमारे यहाँ, ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, सब कुछ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है उसी तरीके से वर्क होता है। अगर कोई स्टेट इस तरीके से काम नहीं कर रहा है तो फिर वहाँ पे एमरजेंसी लागू करनी पड़ती है। वो किस तरीके से होती है, ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये एमरजेंसी पावर्स वाला आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। तो वो हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन के, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस तरीके से डिक्लेयर होती है। According to section 35, if the president comes to know from the state governor or if he himself consider that such a condition as involved in the government of some state is not functioning as per the provision of the constitution, then he can declare an emergency in that state। क्या कह रहा है कि सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट को पता चलता है किसी स्टेट का जो गवर्नर है वो ये कह देता है कि उसके स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, ओके, तो फिर प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो उस स्टेट के अंदर, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एमरजेंसी सिचुएशन लागू कर सकता है। विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ पार्लियामेंट दिस डिक्लेरेशन कैन बी इम्प्लीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ। और अगर पार्लियामेंट इसके ऊपर रेडी नहीं है, एग्री नहीं है, तो ये एमरजेंसी 2 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रह सकती। आफ्टर गेटिंग ए रेजोल्यूशन पास्ड इन द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज ऑन अ स्टेट फॉर 6 मंथ। और अगर पार्लियामेंट रेडी हो जाती है तो फिर ये उस स्टेट में 6 मंथ के लिए एमरजेंसी सिचुएशन इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इट इज़ मैंडेटरी दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज़ पास्ड इन बोथ द रिस्पेक्टिव हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी। और ये ज़रूरी है पार्लियामेंट में भी इसके लिए कि जो दोनों हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, उनके मेंबर्स की परमिशन हो, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर की।
इन एनी केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। किसी भी केस में बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट का जो रूल है वो 3 ईयर्स से ज़्यादा का हो। ओके, लास्ट 3 ईयर्स से इससे ज़्यादा प्रेसिडेंट का रूल किसी भी स्टेट में नहीं रह सकता है। थैंक यू।